स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉमर्स के गुरु में और मेरा नाम है लक्ष्मी शंकर गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BHU बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के बारे में। देखिए इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें बच्चों हम लोगों ने जैसा आपको बताया हुआ है कि हम लोगों की कई क्लासेस जो हैं अकाउंटिंग के ऊपर, वो बेसिक अकाउंटिंग के ऊपर वो आ चुकी है। उसी सीरीज़ में हम लोगों ने आज क्लास लॉन्च किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। बेसिकली हम लोग क्या बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है, और अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मार्केट में है अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल या बोल सकते हैं कि अगर आज मार्केट में है या फिर अगर हमारे पास है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या उसका बेनिफिट है, ठीक है, और उसके लिमिटेशंस क्या है बच्चों, वो भी हम लोग आज देखने वाले हैं। और उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन, ठीक है, वो प्रोसेस भी हम लोग सीखने वाले हैं। और हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि टोटल कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे पास में हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग कुछ MCQ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आप लोगों का जो डाउट है या बोल सकते हैं कि इस जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ें उन सब का आपका रिवीजन भी साथ ही साथ होता चला जाए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हम लोग देके आए हैं इस वीडियो में साथ में इसी PDF में, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए। अच्छा, मैं ये भी बता दूं आपको कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, भले ही आप CA फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, भले ही आप बीकॉम एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, भले ही आप इस उम्मीद में यहाँ पे आए हो कि CU सेट के एग्ज़ाम्स अगर होते हैं तो हमें यहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा, और फिर उसके बाद भले ही आप क्लास 11th के हो स्टूडेंट हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपका अकाउंट्स है, तो सभी बच्चों को ये वीडियो हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो काफ़ी बेसिक होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग के लिए, या बोल सकते हैं जो सेट होता है अकाउंटिंग का, अकाउंटेंसी का, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। आइए, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा नाम है लक्ष्मी शंकर गुप्ता और मैं CA फाइनल का स्टूडेंट हूँ। मैंने JRF क्रैक कर रखा हुआ है कॉमर्स से, मेरा MCOM और BCom दोनों कंप्लीटेड है। मेरी इस रैंक भी आई थी BHU MCOM एंट्रेंस एग्ज़ाम में, मेरा 7th रैंक आया था जनरल में और 3rd रैंक मेरा OBC में आया हुआ है। तो मेरे गाइडेंस से अगर आप पढ़ते हो चलते हो तो आपके भी रैंक आने पॉसिबल हैं, ठीक है। आइए, तो हम लोग यहाँ पे देखिए पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। पहले कुछ बेसिक हम लोग समझ लेते हैं कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है। वो ढेर सारे हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े तो हैं, नाम सुना तो है, लेकिन होता क्या है बेसिकली एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँगा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, क्या उसका ज़रूरत है, क्या उसका नीड है, वो सारी बातें हम लोग तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। आइए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे जो फादर हैं अकाउंटिंग के, ल्यूकस पिसियोली, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मैथमेटिक्स की एक बुक लॉन्च की थी। कौन से ईयर में आपको अचंभा होगा ये जान के कि 1949 में उन्होंने, इतने साल पहले यानी अप्रॉक्स 500 ईयर्स अगो उन्होंने अकाउंटिंग की बुक मतलब मैथमेटिक्स की बुक इशू की थी, लॉन्च की थी अपनी, जिसमें उन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। डबल एंट्री बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, क्लियर। उन्होंने ऐसा बोला था कि कुछ ऐसा सिस्टम होता है, क्लियर, डबल एंट्री बुक कीपिंग, ठीक है। तो ऐसा करके उन्होंने ऐसा नाम दे दिया था, जिसको कि आज हम लोग फर्दर चेंज करते 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 आज जो हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग, उस फॉर्मेट में हमारे पास में आई है, ठीक है, उस फॉर्मेट में हमारे पास में आई है, क्लियर, जो आज हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो उस टाइम से लेकर के आज इतने साल को गए, आज कितना चल रहा है, 2021 चल रहा है, 2021। तो देखो ये 500 साल का जो गैप है उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली होंगी। बिज़नेस करने के तरीके, बिज़नेस मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन करने के तरीके, मार्केटिंग करने के तरीके, ढेर सारे जो आपके चेंजेस हैं वो हुए होंगे। मार्केट इन्वायरमेंट इतना तेज़ी से बढ़ा है सर, पहले इंटरनेट नहीं हुआ करता था, अब इंटरनेट है मेरे पास में, तो कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो बहुत सारे चेंजेस हमारे इन्वायरमेंट में आए हैं, हमारे बिज़नेस में आए हैं। तो बच्चों देखो, बिज़नेस में अगर चेंज आया तो अकाउंटिंग भी क्या है, बिजनेस का लैंग्वेज ही तो है। अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इज दी अकाउंटिंग, क्लियर। अच्छा सर, बिजनेस करने के तरीके बदले हैं तो इससे अकाउंटिंग से क्या फ़र्क पड़ता है या अकाउंटिंग से क्या मतलब है।
देखो बिज़नेस को अपने बारे में अगर कम्युनिकेट करना होता है, अपने बारे में बताना होता है, तो किसके थ्रू बताती है बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू। तो हम बोल सकते हैं कि बिज़नेस चेंज होने की वजह से अकाउंटिंग के मेथड्स में भी चेंजेस आने पड़े हैं। ठीक है, तो इतने साल जो हमारा चेंज हुआ है, इतनी सारी जो चेंजेस हुई हैं, मेरे अकाउंटिंग में भी बहुत सारे चेंजेस हुई हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब सर ये चेंज वेंज जो आपने बोला वो तो समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे उसका यूज़ क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। देखो होता क्या है, जैसे सपोज़ कर लीजिए हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं और हमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम पता चलता है कि यार इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, आज तक हमने नहीं पढ़ा क्योंकि ये नया चीज़ है। हो सकता है कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए। देखो मैं बच्चों को एग्जांपल देता हूँ, तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कैशबैक का। ठीक है, कैशबैक की अकाउंटिंग या फिर उसका रूल हम लोगों ने अभी तक तो नहीं पढ़ा है भाई, कि बताया गया हो कहीं पे कि कैशबैक की, कैश बुक लिखा हुआ है मैंने, ओ माय गॉड। ठीक है, तो ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि कैशबैक की अकाउंटिंग इस तरीके से होगी या उसके लिए ये प्रिंसिपल है, उसके लिए ये स्टैंडर्ड है या उसके लिए ये रूल है, ऐसा मैंने कहीं नहीं पढ़ा। ठीक है, मान लेते हैं एक मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ आपके सामने कि अकाउंटिंग में अब कैशबैक की एंट्री करनी है। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि हर जगह पे डिस्काउंट मिलते हैं, कैशबैक मिलते हैं, एक तरीके का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होता है कैशबैक। ठीक है, तो अब बिज़नेस जो है कैशबैक का यूज़ करती है, तो अब इसकी अकाउंटिंग भी करनी है। ठीक है, तो अकाउंटिंग कैसे करनी है, कब करनी है, कितना अमाउंट लिखना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट की। ठीक है, तो हम 2-3 लोगों के पास में गए जो काफ़ी सीनियर अकाउंटेंट थे। ठीक है, मिस्टर ए, बी, सी और बोल दो डी भी। ठीक है, ये लोग कौन है? ये काफ़ी सीनियर अकाउंटेंट है, मतलब बहुत साल से ये लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, सब ने अपना अपना तरीका बताया, अपने अपने नॉलेज, अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। इन्होंने बोला कुछ ऐसे करो, उन्होंने बोला कुछ ऐसे करो, उन्होंने बोला कुछ ऐसे करो, उन्होंने बोला कुछ ऐसे करो। ठीक है, सबके जो तरीके थे वो कुछ कुछ मैच करते थे और किसी किसी के तो एकदम अलग थे। तो कुछ लोगों ने इनका तरीका चूज़ कर लिया, कुछ लोगों ने इनका, कुछ लोगों ने इनका और कुछ लोगों ने इनका। ये तो सिर्फ 4 लोग हैं, पता नहीं कितने महाजन होंगे हमारे सोसाइटी में, हमारे इन्वायरमेंट में, तो न जाने कितने लोगों ने कुछ सिस्टम बनाया होगा अपने हिसाब से। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? तो जितने भी लोग इनके हिसाब से फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जो सिस्टम अलग अलग है, देखो ए का सिस्टम अलग है, बी का सिस्टम अलग है, सी का अलग है, डी का अलग है। तो जब भी हम फिनेंशियल अकाउंटिंग बनाएंगे, तो अगर हमने ए का सिस्टम लगा के फिनेंशियल बनाया, स्टेटमेंट बनाया, इन्फॉर्मेशन बनाई, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अगर हमने ए के सिस्टम के हिसाब से बनाया, सपोज कर लीजिए दूसरे किसी पर्सन ने बी के सिस्टम के हिसाब से अपना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाया, तो क्या बच्चों ये कंपेरेबल रहेगा क्या किसी भी एंगल से कैशबैक वाले पॉइंट पे? या फिर बोल सकते हैं कि जो भी मेरा फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनेगा, क्या ये कंपेरेबल रहेगा? आंसर इज़ नो। सर आपने तरीका ही अलग लगाया है कैशबैक के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डेप्रिसिएशन के लिए मालूम है कि 2-3 मेथड है। ठीक है, अगर कोई मेथड हम एसएलएम से कैलकुलेट करते हैं और कोई डब्ल्यूडीवी से कैलकुलेट करता है। ठीक है, दोनों मेथड जो है वो अलग अलग कैलकुलेशन करता है, दोनों मेथड के कॉन्सेप्ट अलग है, दोनों मेथड के प्रिंसिपल अलग है। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे से कंपेयर नहीं किए जा सकते। तो कैशबैक से रिलेटेड भी हो सकता है कि इन लोगों ने अलग अलग राय दी होगी अपनी अपनी, जिसके बेसिस पे अलग अलग लोगों ने अकाउंटिंग की है। तो सर कहीं से भी वो कंपेरेबल नहीं है और यूज़र को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी कि यूज़र को पहले समझना पड़ेगा कि किसका मेथड उन लोगों ने यूज़ किया है जिसका वो बुक्स ऑफ अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं। हो सकता है कि जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट वो पढ़ने जा रहे हैं, रीड करने जा रहे हैं, वो उन्होंने ए के हिसाब से अकाउंटिंग की है, किसी ने बी के हिसाब से की है, सी के हिसाब से। तो हो सकता है कि यूज़र को सबका नॉलेज होना चाहिए तब वो बुक्स ऑफ अकाउंट को समझ पाएगा या पकड़ पाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा यूज़र के लिए भी, अकाउंटेंट के लिए भी और आने वाले टाइम के लिए भी। ठीक है, और हो सकता है कि जो यूज़र है, अब इन लोगों ने तो एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया है, भाई कौन सा आदमी सही है कौन सा आदमी गलत है ये कैसे पता चलेगा? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला रुक जाओ, तुम लोग चिंता मत करो, हम एक ऐसी बॉडी बनाते हैं, एक ऐसी बॉडी का क्रिएशन करते हैं जिसको हम बोलेंगे ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये क्या करेगी? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगी। ये क्या बनाएगी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस चीज़ के लिए बनाएगी सर? सपोज कर लीजिए हमें प्रॉब्लम आ रही है कैशबैक की एंट्री करने में, तो हम बनाएंगे AS ऑन कैशबैक। ठीक है, तो यहाँ पे सर क्या लिखा होगा? यानी कि वो सारी चीज़ें जो भी कैशबैक से रिलेटेड आने वाली है।
जो भी प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है बच्चों कैशबैक से रिलेटेड, वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में देंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा वो स्पेसिफिकली किसके ऊपर रहेगा, कैशबैक के ऊपर। तो हम बोल सकते हैं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वो एक तरीके का स्पेसिफिक गाइडेंस होता है, ठीक है, स्पेसिफिक गाइडेंस होता है, स्पेसिफिक गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि एक सर पर्टिकुलर आइटम के ऊपर वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है। अगर हमने एएस चूज़ किया है कैशबैक के लिए तो सारी चीज़ें हमें कैशबैक से रिलेटेड पता चल जाएंगी। अगर हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन का एएस पढ़ते हैं तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन से सारे रिलेटेड पता चल जाएंगी। इन्वेंट्री का पढ़ते हैं तो इन्वेंट्री का, मतलब एएस जो होता है ना बच्चों वो स्पेसिफिक गाइडेंस देता है। चलिए आ जाइए, अब हम लोग आते हैं वापस से अपने एग्जाम्पल के ऊपर। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या बोलेगी, तुम लोग चिंता मत करो, ये सारे मेथड को तुम लोग भूल जाओ, ये सारे मेथड बकवास है, बेकार है। हम एक नया मेथड लेके आएंगे। नया मेथड हो सकता है या फिर हो सकता है इन सभी लोगों के जो मेथड्स हैं, भाई इन लोगों ने भी तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाया है, ये लोग भी तो बेकार थोड़ी ना है। तो हो सकता है कि इन्हीं लोगों का कुछ ना कुछ वो मिला जुला करके जो एक प्रॉपर सॉल्यूशन होगा वो निकालेगा मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एएस के रूप में, ठीक है। अब जब एएस मार्केट में आ जाएगा तो बाकी सारे लोगों को क्या करना होगा बच्चों, एएस को फॉलो करना होगा, एएस के हिसाब से अकाउंटिंग करनी रहेगी, ठीक है। क्योंकि अभी तक कोई लॉ नहीं था, कोई एएस नहीं बना हुआ था, कोई प्रिंसिपल नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं था, तो हर आदमी अपने हिसाब से कर रहा था या किसी के कुछ बताए हुए के ऊपर कर रहा था। लेकिन जब उसके ऊपर प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल हो जाएगा तो सारे लोग क्या करेंगे, वो एएस को फॉलो करेंगे ना, वो एएस को फॉलो करेंगे, एएस के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि एएस को ही हर जगह माना गया है, एएस को ही हर जगह लोग समझते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे यूज़र्स को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यूज़र को बस इस वाले एएस का पता होना चाहिए कि ये एएस क्या बोलता है, क्या करता है, तो इससे उनको भी सारी चीज़ें कैशबैक से रिलेटेड वो समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बात समझ में आया। तो सर एएस में होता क्या क्या है ये बता दो, एएस की ज़रूरत क्यों क्यों पड़ती है। सबसे पहले क्या लिखता है, रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करना है कि कब उसकी एंट्री की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अभी ये काट दो। तो रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, तो उस इवेंट और ट्रांजैक्शन की जिसकी एंट्री होने वाली है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको कब रिकॉर्ड करना है ये पता लगाएगा मेरा एएस, और उसकी मेजरमेंट करेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि बिना मनी के मेजरमेंट से हम लोग एंट्री कर ही नहीं सकते अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग में उन्हीं चीज़ों की रिकॉर्डिंग होती है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस और उन्हीं इवेंट्स की रिकॉर्डिंग होती है जिनको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। तो हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे हेल्प करेगा कि हम उसको मनी में मेज़र करें, उन ट्रांजैक्शंस और उन इवेंट्स को। जैसे बच्चों होता है AS26 होता है, AS26 क्या है बच्चों, इनटैंजिबल एसेट्स के ऊपर है। AS26 इनटैंजिबल एसेट्स के ऊपर है। इनटैंजिबल एसेट्स मतलब वो एसेट्स जिसको कि हम देख छू नहीं सकते हैं, ठीक है, बस उसको फील कर सकते हैं कि वो है हमारे बिजनेस में, ठीक है। तो ऐसे एसेट्स होते हैं लाइक गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट। तो उसकी वैल्यूएशन या उसकी एंट्री या उसकी अकाउंटिंग, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो मतलब उसको कैसे वैल्यू किया जाए, गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाए। जो बच्चे बीकॉम के लिए पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा, उन्होंने क्लास 12th में पढ़ा होगा पार्टनरशिप में कि गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग फार्मूला होता है। तो बच्चों वो फार्मूला कहाँ बताया गया होगा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताए गए होंगे कि ये मेथड आप यूज़ करके गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मेजरमेंट भी लिखा होता है कि कैसे मेजर करना है। तो कैशबैक में हम कैशबैक से रिलेटेड जो मेजरमेंट होगा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन कि कैसे उसको प्रेजेंट करना है, कैसे अपने ट्रांजैक्शन और इवेंट को फाइनल अकाउंट्स में प्रेजेंट करना है। जैसे कि गुडविल से रिलेटेड आपने पढ़ा होगा कि जो सर पुरानी वाली गुडविल है उसको राइट ऑफ कर दो, नहीं लेके जा सकते आगे, ठीक है, ऐसा करके आपने वहाँ पे पढ़ा होगा। तो ये प्रेजेंटेशन वाला भी जो प्रॉब्लम है वहीं पे सॉल्व हो जाता है। और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की क्या एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, क्या एडिशनल हमें डिस्क्लोज करना है लॉ के हिसाब से, और अगर कुछ कोई और भी बोलता है तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पे कैसे डिस्क्लोज करना, ये भी सारी चीज़ें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखी जाएगी, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या है सर, ये एकदम ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई हमें कैशबैक के एंट्री से रिलेटेड,
तो हम क्या पकड़ेंगे, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पकड़ लेंगे जो कैशबैक से रिलेटेड है। तो वहाँ पे हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी कैशबैक से रिलेटेड। अगर फिक्स एसेट से रिलेटेड सर कोई प्रॉब्लम है तो AS10 पकड़ लो। AS10 फिक्स एसेट से रिलेटेड है कि सर कैसे उसकी अकाउंटिंग करनी है, क्या अमाउंट दिखाना है, कैसे क्या होगा, वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो हर ट्रांजेक्शन के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन बनाया गया है AS में। ठीक है, हर अलग अलग AS अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, अब जैसे जैसे प्रॉब्लम हमें मिलते जाएंगे, हो सकता है कि हमारे पास में AS और बढ़ते जाएं। जैसे कि कैशबैक से रिलेटेड हो सकता है फ्यूचर में AS आ जाए। और क्या होता है पता है बच्चों कि AS में भी मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी रिवाइज होता रहता है, ताकि हम मार्केट के साथ और इन्वायरमेंट के साथ अपडेट रहें। क्लियर, आ जाइए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है AS का, AS को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट। अगर अलग अलग लोग अलग अलग तरीका लेकर के अकाउंटिंग करेंगे तो मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नॉन कंपेरेबल हो जाएगा, मतलब उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसी प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए कौन आया बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया है। ठीक है, एंड देयर बाय इम्प्रूविंग द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसकी रिलायबिलिटी भी इम्प्रूव की जाए। जहाँ पे ABCD लोग दे रहे हैं, मतलब ABCD और ये जो सीनियर अकाउंटेंट है, इन लोगों ने ये सारी बात बोली, और उसके सामने अगर ASB जो कि गवर्नमेंट की बॉडी है, अगर वो अपना AS ला के रख देगा तो ज़्यादातर लोग भरोसा किस पे करेंगे, ASB के ऊपर करेंगे, ना कि इन लोगों के ऊपर किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो रिलायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। और क्या बोलता है, प्रोवाइड द सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे पूरा एक स्टैंडर्ड आपको मिल जाएगा, सेट ऑफ स्टैंडर्ड मिल जाएगा, जहाँ पे आपको वो सारी बातें लिख जाएंगी। सेट ऑफ स्टैंडर्ड मिल जाएगा कि सर अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होगा, वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, डिस्क्लोजर क्या होगा, ये सारी बातें आपको AS में मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं कि सर बेनिफिट एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो बेनिफिट क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो जितने भी आपके अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थे उसको एक स्टैंडर्ड मिल जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब जो एक बेस्ट तरीका है वो आपको मिल जाएगा कि इतने ढेर सारे अल्टरनेटिव नहीं लगाने हैं, सिर्फ एक तरीका लगाओ। या हो सकता है कि AS में 2-3 बातें लिखी हुई है, जैसे कि हमारे डेप्रिसिएशन है, 2-3 बातें लिखा हुआ है, 2-3 मेथड लिखा हुआ है कि आप ये मेथड भी चूज़ कर सकते हो, ये मेथड भी चूज़ कर सकते हो। गुडविल के वैल्यूएशन के लिए भी लिखा है ये मेथड है, ये मेथड है। तो आप अलग अलग मेथड, जैसे एवरेज मेथड है, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, तो गुडविल में भी ढेर सारे मेथड है। तो कैशबैक के लिए भी हो सकता है कि वो 2-3 ऑप्शन दे दे आपको, तो वहाँ पे भी जितने भी ऑप्शन रहेंगे उन सब का क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा, मतलब वो सब स्टैंडर्ड हो जाएंगे, मतलब वो सब लोग फॉलो करेगा, कोई एक आदमी का नहीं रहेगा वो। ठीक है, फिर रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर, यहाँ पे हो सकता है कि एडिशनल डिस्क्लोजर के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, कंपेरेबिलिटी ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि हमने देखा कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाएगा तो उसका एक बेनिफिट ये भी है कि हम डेटा को आराम से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लोग अगर अलग अलग तरीका लगा के अकाउंटिंग करेंगे तो सर कंपेरेबिलिटी नहीं हो पाएगी। तो कंपेरेबिलिटी के लिए AS का बहुत ज़रूरी है आना। ठीक है, बेनिफिट के बाद आइए पढ़ते हैं लिमिटेशन के बारे में। तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिमिटेशन भी है बच्चों। तो क्या क्या है, पहला ये बोलता है डिफ़िकल्टीज इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 2-3 मेथड दे दिए गए, तो वहाँ पे सर प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाया गया है वो सब तरीकों को हटा के एक मेथड लगाने के लिए। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ही आप ढेर सारे मेथड दे रहे हो तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। रेस्ट्रिक्टेड स्कोप, मतलब अब आप इसके बाहर नहीं जा सकते हो, जो आपका स्कोप है वो मतलब लिमिटेड कर दिया गया है, अब आप इसके बाहर नहीं जा सकते हो। मतलब कहने का जहाँ पे पहले आपके पास 5-6 लोगों ने 7-8 मेथड बताए थे, अब कुल मिला के वो 2 से 3 रह गया है। तो इसी के बीच में आपको चॉइस करना है, तो आपका चॉइस के लिए स्कोप जो है लिमिटेड हो गया है। ठीक है, आइए सॉरी, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं सर प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या है कि जब हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाते हैं इंडिया में तो वो कौन से प्रोसेस के थ्रू लाते हैं। आइए उसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ASB के बारे में, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड के बारे में। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बीइंग अ प्राइमर अकाउंटिंग बॉडी इन द कंट्री took upon itself the leadership role of constituting the ASB। यानी कि कहने का मतलब है कि भाई जो आपका
आईसीआई है जो कि हमारा अकाउंटिंग का प्रॉपर एकदम प्राइम बॉडी है इंडिया में, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एएसबी का गठन किया, उन्होंने एएसबी को बनाया, कॉन्स्टिट्यूट किया। कौन से ईयर में? 1977। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि एएसबी कब क्रिएट की गई, तो आपका ये आंसर होगा 1977 में। ठीक है, तो एएसबी का काम क्या है, आइए देखते हैं। तो एएसबी का काम ये है कि एएसबी कंसिडर्स आईएफआरएस इंटरनेशनल रिपोर्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स वाइल फ्रेमिंग इंडियन अकाउंटिंग एएस इन इंडिया। वो क्या करेगा, वो आईएफआरएस को कंसिडर करेगा। सर आईएफआरएस क्या है? अब आईएफआरएस जैसे बच्चों हमारे इंडिया के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, उसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे क्या बनाया गया है, आईएफआरएस। वहाँ पे इंटरनेशनली बताया गया है कि आपको कैसे कैसे अकाउंटिंग करनी है। क्लियर? अच्छा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे जहाँ पे हम लोग आईएफआरएस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। फिर सर इंटरनेशनल आईएफआरएस है, जो आईएफआरएस है जो इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड है, उसको हम एज इट इज़ क्यों नहीं चूज़ कर लेते? देखो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि क्या है कि हमारा जो लॉ है, हमारा जो कस्टम है, हमारे जो यूजर्स है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, वो एकदम अलग है बाकी और कंट्रीज़ के हिसाब से। तो हम लोग उसको एज इट इज़ नहीं कर सकते, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। ठीक है, ताकि हम अपने लॉ के हिसाब से उसको चेंज कर दें, अपने कस्टम के हिसाब से, अपने यूजर्स इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज कर दें। तो एएसबी का काम क्या है कि जो बाहर की दुनिया है ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि हमको इंटरनेशनल के बारे में कुछ नहीं पता हो, तो वहाँ के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको इंडिया में लेके आना एज पर आवर रूल। ठीक है, एज पर आवर इन्वायरमेंट। क्लियर? अब एएसबी में सर कौन कौन होता है? तो एएसबी में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडस्ट्रीज़, जो अलग अलग बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, रेगुलेटर्स रहेंगे, एकेडमिनियंस रहेंगे, जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं वो लोग रहेंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रहेगी, वो लोग रहेंगे। तो ये लोग मिला करके एएसबी बनाते हैं, जो ये आपका बोर्ड है उसको बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद एएसबी इज इंडिपेंडेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कहने का मतलब है कि बनाया तो आईसीआई नहीं है, लेकिन वो जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, नॉट एम्पावर्ड टू मेक एनी मॉडिफिकेशन। आईसीआई के पास भी कोई भी पावर नहीं है ताकि वो उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फॉर्मुलेटेड बाय एएसबी विदाउट कंसल्टिंग विद एएसबी। मतलब बनाया तो आईसीआई नहीं है, लेकिन आईसीआई के पास भी इतना पावर नहीं है कि वो एएसबी के बनाए हुए ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बिना उसके कंसल्ट किए हुए उसको मॉडिफाई कर दे। बात समझ में आ रहा है? तो एएसबी को इतना ज़्यादा पावर दिया गया है, भले उसको आईसीआई ने क्रिएट किया, लेकिन उसके ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को वो मॉडिफाई नहीं कर सकता है बिना उसको कंसल्ट किए हुए। अब सर ड्राफ्ट एएस क्या है, ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? देखो होता क्या है, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको आगे। तो ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है कि जैसे आपको मालूम होगा कि लॉ बनने से पहले वो क्या होता है बच्चों, बिल होता है। बिल मतलब कि वो पेपर का एक टुकड़ा होता है, उसमें सारी बातें लिखी होती कि ये होना चाहिए लॉ में। अब उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पार्लियामेंट में जब पास करवा देते हैं तो बच्चों क्या बन जाता है, वो लॉ बन जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है, उसी तरीके से ड्राफ्ट एएस होता है। ड्राफ्ट एएस होता है जो एएस बनने के पहले एक मतलब प्रोसेसिंग फॉर्म में है, उसमें वो सारी बातें लिखी होती है कि एएस में ये होना चाहिए, ऐसा ऐसा एएस होना चाहिए। ठीक है, अब सब जगह से अगर वो अप्रूव हो जाएगा तो बच्चों को क्या बन जाएगा, एएस बन जाएगा। तो एएस के पहले क्या होगा, वो ड्राफ्ट एएस होगा, मतलब वो प्रपोज्ड एएस बोल सकते हैं उसको। ठीक है, अब आइए बात करते हैं वो स्टेप्स, वो जो मेन स्टेप्स हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, वो स्टेप्स की कैसे हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेके चलेंगे अपना वो कैशबैक वाला। ठीक है, कैशबैक के लिए कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है नहीं, पहले से मैं आपको बता दूँ। सपोज कर लीजिए हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि कैशबैक के लिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो बनाना है। तो ये स्टेप फॉलो करके कैसे बनेगा, तो सबसे पहले क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड एरिया बाय द एएसबी फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ एएस। एएस बनाने के लिए एएसबी को क्या करना पड़ेगा, वो ब्रॉड एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा जहाँ पे एएस का रिक्वायरमेंट लग रहा है। जैसे हमारा ब्रॉड एरिया क्या हो जाएगा सर, वो कैशबैक, कि कैशबैक पे अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपना मनमानी कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो एएसबी को लगता है कि यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनना या यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो अब देखो एएसबी क्या करेगा, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो बोर्ड क्या करेगी अब यहाँ पे उन्होंने क्या क्रिएट किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप। एक वो क्या करेगी, स्टडी ग्रुप बनाएगी।
देखो एक सेकेंड, मैं यहाँ पे इसको बता दूँ आपको एक जगह पे कहीं पे। पहले एएसबी को लगता है कि यार यहाँ पे होना चाहिए, उसने क्या बनाया, एक स्टडी ग्रुप बनाया। स्टडी ग्रुप का काम क्या है देखिए, स्टडी ग्रुप का काम क्या है, constitution of study group by ASB to consider specific project and to prepare preliminary draft of proposed accounting standard। proposed accounting standard मतलब जो accounting standard बनाने की बात चल रही है उसके लिए वो लोग क्या बनाएंगे, प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट बनाएंगे। मतलब एक तरीके का स्टडी ग्रुप उन्होंने बना दिया जिसको कि एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, यानी कि कैशबैक वाला। अब वो लोग क्या करेंगे, उस एरिया में एनालिसिस करेंगे, ढेर सारा डिस्कशन करेंगे आपस में, बहुत सारा रिसर्च करेंगे और उसके बाद वो प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे। पहले वो प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, फिर वो अपनी तरफ से एक सॉल्यूशन देंगे जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट। ठीक है, तो ये लोग क्या बनाएंगे, एक प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट बनाएंगे। प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब क्या होगा देखिए, अब इस स्टडी ग्रुप में का काम क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो ड्राफ्ट बनाएगी उसका मतलब क्या है। द ड्राफ्ट नॉर्मली इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब जो जो बातें स्टैंडर्ड में लिखी होती है, एएस में लिखी होती है, वो सारी बातें वो ड्राफ्ट में लिखी होंगी, बस वो अप्रूव नहीं रहेगा। ठीक है, तो एएसबी जो बनाएगा स्टडी ग्रुप, और स्टडी ग्रुप जो बनाएगी आपकी ड्राफ्ट, उस ड्राफ्ट में क्या क्या होगा पहली बात तो ऑब्जेक्टिव, कि भाई जो मेरा कैशबैक वाला अकाउंटिंग है उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या क्या प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने के लिए आ रहा है। उसका स्कोप क्या क्या रहेगा, मतलब कहाँ कहाँ तक हमारा जो अकाउंटिंग है या फिर जो एएस है वो काम करेगा। फिर डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यूज्ड इन स्टैंडर्ड, जो भी आपके टर्म्स यूज्ड होंगे स्टैंडर्ड में उन सभी का डेफिनेशन दिया जाएगा उसमें। ठीक है, फिर रिकॉग्निशन, अब यहाँ से मेन स्टार्ट होता है उसका रिकॉग्निशन, मतलब कि कैसे उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा अकाउंटिंग में, कैसे उसको मेजर में किया जाएगा, उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होंगे वो, और उसका प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा। ठीक है, तो वो ड्राफ्ट में वो पूरा ओवरऑल सारी बातें वो लोग लिखेंगे। ठीक है ठीक है, चलिए अब सपोज कर लीजिए स्टडी ग्रुप ने प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट बना लिया, तो कंसिडरेशन ऑफ प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय स्टडी ग्रुप ऑफ एएसबी एंड रिवीजन इफ एनी टू द ड्राफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिलिब्रेशन। मतलब ये जो स्टडी ग्रुप है ये प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट बना के किसको दे देगा बच्चों, एएसबी को दे देगा, यानी कि उस बोर्ड को दे देगा। अगर उसमें कुछ रिवीजन चाहिए होगा तो वहाँ पे वो डिलिब्रेशन के बाद बनाएंगे, मतलब जो एएसबी है उसमें हो सकता है तो वो रिवीजन भी कर दे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब ये जो स्टडी ग्रुप ने बनाया, ये जो ड्राफ्ट बनाया, अब ये किसको पकड़ा दिया जाएगा, ये एएसबी को पकड़ा दिया जाएगा कि भैया लीजिए हम लोगों ने बना दिया। जिसके लिए हम लोगों को बनाया गया था, स्टडी ग्रुप को क्रिएट किया गया था, वो सारा काम उन्होंने कर दिया। अब क्या होगा, उसी ड्राफ्ट को अगर मान लेते हैं रिवीजन करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो उस ड्राफ्ट को क्या किया जाएगा, सर्कुलेट किया जाएगा। अब वो प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट नहीं रहा, वो ड्राफ्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन गया। वहाँ से प्रीलिमिनरी हट गया, अब वो क्या बन गया, ड्राफ्ट फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन गया। ठीक है, ड्राफ्ट फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन गया। अब क्या करेगा एएसबी का काम क्या है यहाँ से, कि वो उसको अब सर्कुलेट करेगा, मतलब हर जगह पे देगा आफ्टर रिवीजन बाय एएसबी, अगर उसको रिक्वायरमेंट है कुछ रिवीजन की तो। टू द काउंसिल मेंबर ऑफ आईसीआई, आईसीआई के काउंसिल मेंबर को भी भेजा जाएगा, और भी कई बॉडीज़ को भेजा जाएगा, जैसे कि कंपनी के लिए आपको भेजा जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग को। तो इन तीनों चारों लोगों को भेजा जाएगा कंपनीज़ के लिए। इनकम टैक्स के लिए आपको सीबीडीटी को भेजा जाएगा, वो बोर्ड होती है गवर्नमेंट की जो कि इनकम टैक्स के ऊपर पूरा रूल्स रेगुलेशन बनाती है। फिर स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज के लिए स्कोप को भेजा जाएगा, और बाकी और लोगों को भी भेजा जाएगा, और उनका उस ड्राफ्ट के ऊपर कमेंट मांगा जाएगा कि बताइए अगर हम लोगों ने ये ड्राफ्ट बनाया है तो आपको क्या लगता है, उस पर कमेंट करिए, अपना राय दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ये सभी लोग अपने अपने हिसाब से देखेंगे कि लॉ के कहीं इनकम टैक्स का तो कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, सिक्योरिटी का तो कहीं वायलेशन नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ें ये सब लोग अपने अपने हिसाब से देखेंगे, और भी जिसका रिक्वायरमेंट उनको लगेगा वो सब लोगों को भेजा जाएगा। ठीक है, तो इन सब लोगों के कमेंट आएंगे। तो कहने का मतलब है ये जो ड्राफ्ट है अब हर जगह पे भेजा जाएगा, ये हर जगह पे उन सब लोगों को भेजा जाएगा और उनके कमेंट का वेट किया जाएगा कि सबके कमेंट आए।
ठीक है, अब सबके कमेंट कैसे आएंगे, हम लोग यहाँ पे एक मीटिंग कराएंगे, मीटिंग विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्पेसिफाइड बॉडीज टू असरटेन देयर व्यूज ऑन द ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, उस प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, उस ड्राफ्ट पे उन सबके कमेंट मांगे जाएंगे, उनके व्यूज़ मांगे जाएंगे उस मीटिंग में। तो मीटिंग में सबके साथ हम लोग क्या करेंगे, एक मीटिंग करेंगे, उनके उनके व्यूज़ मांगेंगे। फिर क्या होगा, फाइनलाइजिंग द एक्सपोजर ड्राफ्ट। अब यहाँ पे हम क्या है, उस ड्राफ्ट को चेंज कर दिए, मतलब सबके कमेंट के बाद अब फाइनल क्या बन गया, एक्सपोजर ड्राफ्ट बन गया है ऑफ द प्रपोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इट्स इशुएंस इनवाइटिंग पब्लिक कमेंट। अब इस एक्सपोजर ड्राफ्ट पे क्या बनाएगा, पब्लिक कमेंट भी मांगा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, अब वो क्या बन गया है बच्चों, ये एक्सपोजर ड्राफ्ट बन गया। ठीक है, एक्सपोजर ड्राफ्ट बन गया। अब इस एक्सपोजर ड्राफ्ट को क्या बोला जाएगा कि पब्लिक का भी इस पे कमेंट मांगा जाएगा कि बताइए पब्लिक क्या सोचती है। ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ कमेंट रिसीव्ड ऑन द एक्सपोजर ड्राफ्ट एंड फाइनलाइजेशन, यहाँ पे एफ आई छूट गया है, and finalization of the draft accounting standard by the ASB for the submission to council of the ICI for its consideration and approval for issuance। ठीक है, तो वो सारे कमेंट को कंसिडर करने के बाद उन सब में अगर कुछ चेंज करना है तो चेंज करेगी, फिर उसके बाद उसको फाइनलाइज करके किसको दे दिया जाएगा बच्चों, काउंसिल मेंबर ऑफ आईसीआई, आईसीआई को सौंप दिया जाएगा ताकि वो उसको कंसिडर करे और अप्रूवल करे, अप्रूव करके इशू कर दे, मार्केट में इशू कर दे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। एएसबी क्या करेगी, पहले स्टडी ग्रुप बनाएगी, स्टडी ग्रुप एक प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट क्रिएट किया जाएगा, फिर प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट क्या किया जाएगा, एएसबी को सौंप दिया जाएगा। एएसबी को अगर उसमें कुछ रिवीजन करना है तो वो करेगी, नहीं तो क्या करेगा, एएसबी सबको भेज देगा, जितनी भी अलग अलग सेक्टर्स हैं उन सबको भेज दिया जाएगा। वो लोग उनके साथ वो लोग मीटिंग करेंगे ताकि उनका जो व्यूज़ है उस पर जाना जाए। फिर उसको एक एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाना होगा उन सबके व्यूज़ के बाद। फिर पब्लिक का कमेंट का वेट करना होगा कि पब्लिक क्या सोचती है, एक टाइम लिमिट दिया जाएगा। फिर पब्लिक के कमेंट आने के बाद वो उसको फाइनलाइज करके किसको दे देगी बच्चों, आईसीआई को दे देगी। ठीक है, आईसीआई कौन है आपको मालूम है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिन्होंने, ऑल्दो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था आईसीआई को एएसबी के ऊपर, जिन्होंने एएसबी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, अब एएसबी ने क्या किया, ये एक्सपोजर ड्राफ्ट को आईसीआई को दे दिया। अब देखो यहाँ पे आईसीआई क्या करेगी, सॉरी, तो कंसिडरेशन ऑफ फाइनल ड्राफ्ट टू बी प्रपोज स्टैंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ आईसीआई, इट इफ फाउंड नेसेसरी मॉडिफिकेशन इन द ड्राफ्ट कंसल्टेशन विद ASB इज डन। तो कहने का मतलब है, जैसा आपको मालूम है कि आईसीआई जो है वो कभी खुद से अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती है बिना ASB के कंसल्टेंसी के। तो अगर आईसीआई को कुछ लगता है उसमें मॉडिफिकेशन करने का, तो वो क्या करेगी, उन ASB के साथ कंसल्ट करके उसमें मॉडिफिकेशन करेगी। ठीक है, फिर क्या लिखता है, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन द रिलेवेंट सब्जेक्ट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, जो बिजनेस नहीं है, यानी कि आपका एनपीओ हो गया, आपका सोल प्रोप्राइटर हो गया, पार्टनरशिप हो गया, इन सब के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन इशू कर देगा, आईसीआई। तो सर कॉर्पोरेट के लिए कौन इशू करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर देगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं इन शॉर्ट में। हमने ये जो फोटो है ये हमारे सोशल मीडिया पे शेयर किया हुआ है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे अगर आप हमसे कनेक्टेड नहीं हो तो प्लीज़ हो जाओ। टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमसे जुड़ सकते हो। क्या क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप बनाना होगा आपको, फिर उनका एक तरीके का ड्राफ्ट बनेगा और उसको आपको सर्कुलेट करना होगा हर जगह पे। फिर उन सब के व्यूज़ को लेते हुए जो भी आपके ड्राफ्ट पे व्यूज़ मिलेंगे उन सबको एसरटेन करना होगा। फिर उसके बाद एसरटेन करने के बाद फाइनलाइजिंग ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट बना करके उस पर कमेंट रिसीव करना होगा पब्लिक का। फिर उसके बाद अगर कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो ठीक है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, आईसीआई द्वारा इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका प्रोसेस है कोई भी स्टैंडर्ड बनाने के लिए। और आज हमारे पास में टोटल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एज इट इज़ नाम के साथ साथ याद करना है। रोज़ आपको 2-2, 4-4, 5-5 इस तरीके से रोज़ याद करते जाइए, फिर पिछला वाला रिवाइज करते जाइए, तो आपको पूरा 27 AS याद हो जाएगा। काफ़ी कम टाइम में ऐसे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आपको ये PDF या ये इमेज हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा और अभी के लिए 27 ही है। ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल का जो ID है वो ये है, बेचू इंटरेस्ट 2021। और आपको ये जो इमेज है ये हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मिल जाएगा।
क्लियर? आ जाइए। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसके बारे में, ताकि आपका जो पढ़ा हुआ है वो पूरा रिवीजन हो जाए। देखो क्या लिखता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इन इंडिया आर इशूड बाई। तो बच्चों आईसीआई जो है उसको इशू करती है, आईसीआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो इशू करती है। और कॉर्पोरेट के लिए आपका कौन हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? हार्मोनाइज द अकाउंटिंग पॉलिसीज, एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंप्रूव द रिलायबिलिटी। तो जी हाँ बच्चों, ये सारा काम करती है। तो ऑल ऑफ दी अबव। हार्मोनाइज का मतलब हो जाएगा समान करना, एक जैसा अकाउंटिंग पॉलिसी बनाने में वो हेल्प करती है। फिर इट इज़ एसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज इन ऑर्डर टू इंश्योर। ये ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें, जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, पॉलिसीज़ है, किसी भी एक पॉइंट को लेके उसको स्टैंडर्डाइज कर दे, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, कंसिस्टेंसी रहे, कंपेरेबिलिटी रहे। तो यहाँ पे भी जो ऑप्शन है वो आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ये पीडीएफ के लिए ज़रूर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। आपके कोई डाउट आएंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और बाकी आपके लिए हम लोग अवेलेबल हैं हमेशा के लिए, जब तक आपका बेचू में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।